हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अकुल मैक में। आज हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिस डे दैट ईयर, हम आपको बताएंगे ऐसी हिस्टोरिक घटनाएं जो आज के दिन घटित हुई हैं। और आज सितंबर 7 है, तो चलिए जानते हैं आज ऐसी कौन सी खास घटनाएं घटी हैं जिससे हमारे मानवता को, हमारे विश्व को फायदा पहुंचा है। तो दोस्तों, पहली घटना है 17 एडी, सितंबर 7। और ये युद्ध से रिलेटेड है। इसमें एक बहुत ही पॉपुलर जनरल हुआ करते थे रोमन एम्पायर के, जिनका नाम था जनरल टाइटस। अगर आपको मौका मिले इटली जाने का, तो आप इनके फ्रेस्कोज, म्यूरल्स और इनकी स्टैचूज जगह जगह देख सकते हैं। ये जब जनरल थे, ये बहुत रिस्पेक्टेड जनरल थे और बहुत ही पॉपुलर थे। और जनरल टाइटस ने आज के दिन ही जेरूसलम पर अटैक करके उसको डिफीट कर दिया था और उसको प्लंडर किया था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो इंसिडेंट है, ये आज के कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। बहरहाल ये हिस्ट्री में हुआ था, जिसमें जेरूसलम को सितंबर 7 में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बाय रोमन आर्मी। और ये आर्मी जनरल टाइटस लीड कर रहे थे। और आपको पता ही है, जेरूसलम एक होली सिटी मानते हैं कई लोग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आज के दिन घटित हुई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के बारे में। अगला जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी डिक्टेटर्स और आर्मी से रिलेटेड है, और ये नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में है। और आप जैसे जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी सत्ता हथिया ली थी, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ पे राजा नहीं बचे थे। और नेपोलियन आर्मी के जनरल हुआ करते थे, बहुत ही पॉपुलर जनरल थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने सत्ता हथिया ली थी और वो फ्रांस के डिक्टेटर बन गए थे। और जब वो डिक्टेटर बन गए थे तो इनकी फोर्स के सामने कोई भी यूरोपियन कंट्री टिक नहीं पाया। इन्होंने सारे यूरोपियन कंट्रीज को अपने अधीन कर लिया था, सिवाय रशिया के। और जब रशिया की बारी आई तो अब रशिया जो नेपोलियन थे, क्योंकि वो आर्मी के जनरल थे, रशिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। और वो सोचते थे कि मुझे रशियन को हराना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा साम्राज्य है, उनकी आर्मी भी हमारी इतनी ताकतवर है। तो इन्होंने अटैक किया, और क्योंकि इनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, इन्होंने रशियन आर्मी को हरा दिया। और आज के दिन उन्होंने मॉस्को पे कब्जा किया। आज का तारीख है सितंबर 7। और ये इन्होंने जो कारनामा किया था 1812 में किया था। और इस जीत के बाद उन्होंने बहुत विक्ट्री का जश्न किया मॉस्को में। क्रेमलिन में जाके ये राजा के सिंहासन पे बैठ गए और वहाँ पे राजा की तरह बिहेव उन्होंने किया। और उनके सेना ने काफ़ी लूटमार भी की मॉस्को में। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो राजा के जितने भी कर्मचारी थे और राजा खुद अपने परिवार के साथ वहाँ से चले गए थे, लड़ाई से पहले ही चले गए थे। और जितने भी इम्पोर्टेंट लोग थे वो वहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग चले गए थे। अब आपको पता ही होगा कि रशिया में विंटर कैपिटल और समर कैपिटल का कॉन्सेप्ट है। तो सेंट पीटर्सबर्ग भी उनकी एक कैपिटल थी, लेकिन नेपोलियन को इस बारे में पता नहीं था। उनको लगा कि उन्होंने तो जीत हासिल कर ली है। और इस लड़ाई में बहुत लोग भी मारे गए थे, बहुत सारे सैनिक हताहत हुए थे। करीब एस्टिमेट किया जाता है 70,000 सैनिक मारे गए थे इस लड़ाई में, जो उस समय के मुकाबले बहुत ज़्यादा थे। लेकिन नेपोलियन के दिमाग में ये था कि उन्होंने तो रशिया को जीत लिया है, तो उन्होंने अपना शासन भी चालू कर दिया वहाँ से, क्रेमलिन से। लेकिन 2-3 हफ्ते के बाद उनको पता चला कि यहाँ तो कोई भी इंसान है नहीं। अब वो ऑर्डर अपना किसी को देते हैं तो उनका मानने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। तो उनको रियलाइज़ हुआ अपनी गलती, और वो बोर हो गए। और वहाँ से अपना उन्होंने जर्नी वापस स्टार्ट की फ्रांस के लिए, पेरिस के लिए। और ये जो टाइम था जब ये अपना जश्न मना रहे थे मॉस्को में बैठ के, उस टाइम 2-3 हफ्ते का जो टाइम था, उसमें रशियन आर्मी दोबारा से रीग्रुप हो गई और वो नेपोलियन आर्मी के रिटर्न का इंतजार करने लगे। उनको पता था हमारा टेरेन कैसा है, और वो उनका वेट कर रहे थे। अपनी जर्नी जब उन्होंने स्टार्ट की, वापस जब फ्रांस जा रहे थे, तो इनको रास्ते में रशियन आर्मी ने एम्बुश किया और बहुत ज़्यादा इनके सैनिकों को मार गिराया। इतना बुरा हाल हुआ है इनकी आर्मी का कि ये सिर्फ 5,000 सैनिक ही बच के वापस आ पाए पेरिस।
और बहुत ही खराब हालत में, इंक्लूडिंग नेपोलियन बोनापार्ट। बहरहाल ये तो नेपोलियन के लिए बहुत ही मुश्किल था अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, लेकिन आज के दिन वो बहुत खुश होंगे 1812 में, क्योंकि उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन रशिया को हराया था और मॉस्को पे कब्जा किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमारे बच्चों से संबंधित है। आपको पता ही होगा कि जो हम जो हर कंट्री में इन्फेंट मोर्टेलिटी का एक आंकड़ा रखते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे कितने जीवित हैं और जन्म के दौरान वो कहीं मर तो नहीं जाते, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होता है। जब आदमी का बच्चा जो पैदा होता है उसमें कॉम्प्लिकेशन होता है। कईयों को कुछ बीमारियां होती हैं, कईयों को छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे वो, अगर उनका ख्याल न रखा जाए तो वो उनके लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होता है। तो साइंटिस्ट को ये प्रॉब्लम के बारे में पता था और उन्होंने 19वीं शताब्दी में एक इंक्यूबेटर का इजाद किया जो माँ के पेट का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिससे को बच्चे के जन्म के बाद उसको अपने माँ जैसा ही लगता है। तो जो इंक्यूबेटर है ये एक इस तरह का डिवाइस होता है जिससे डॉक्टर्स बच्चे को उसमें रख के और उसके जो भी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और अगर उसको बच्चे को कुछ तकलीफ है तो उसका उपचार भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो डिवाइस है ये 1888 में आज के दिन पहली दफा यूज किया गया न्यूयॉर्क में स्टेट इमिग्रेंट हॉस्पिटल में, जिसमें पहली दफा एक बेबी को रखा गया और इस बेबी का नाम था एडिथ एलेनोर मैकलेन। आज के दिन सितंबर 7 में, और ये जो डिवाइस है इतना पॉपुलर हुआ कि आज हर जगह पाया जाता है, हर छोटे से छोटे हॉस्पिटल में इंक्यूबेटर पाया जाता है और बच्चों को जन्म के बाद इंक्यूबेटर में रखना पड़ता है, और किसी को 1 घंटे कुछ समय के लिए रखना पड़ता है, किसी को 1 दिन के लिए और कुछ को ज़्यादा। तो ये इससे हमारे बच्चों के जीवन दान मिला और ये जो सब कुछ स्टार्ट हुआ ये सितंबर 7 1888 में स्टार्ट हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्पीड डीमन हैं और आप फॉर्मूला 1 के दीवाने हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए है। आप जैसे जानते हैं कि जो एनजो फरारी हैं, जो फरारी कंपनी के संस्थापक हैं, वो उनको अच्छा नहीं लगता था कि जिस तरीके की कार्स बनाते थे लोग, रेस में पार्टिसिपेट करते थे, उनको लगता था कि हम इससे भी बेहतर कार बना सकते हैं। तो ऐसा आइडिया रखते हुए उन्होंने एनजो फरारी ने अपनी एक कार बनाई जिसका नाम रखा उन्होंने फरारी। और आज हम सब जानते हैं फरारी, अगर स्पीड वाली कोई व्हीकल हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में, जहन में फरारी का ही नाम आता है। ये इटालियन थे और इन्होंने अपनी कार बनाई और उसको उसकी क्वालिटी और उसकी स्पीड को सिद्ध करने के लिए उन्होंने फार्मूला 1 में पार्टिसिपेट किया। तो पहली दफ़ा उनकी जो टीम विजेता बनी वो आज के दिन ही हुआ, सितंबर 7 1952 में। इनकी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर थे अल्बर्टो अस्कारी, जिन्होंने फरारी टीम को जिताया और उस दिन के बाद हिस्ट्री बनी और उस दिन के बाद फरारी का नाम सबसे ऊपर चला गया सारे कार के मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर, क्योंकि सबसे बेहतर कार फरारी बनाते थे और तब से लेकर आज तक फरारी हमेशा ग्लोबल सर्किट्स में छाया हुआ है। ये सब शुरुआत हुई सितंबर 7 1952 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे पड़ोसी देश चाइना से है। और आप जैसा जानते ही होंगे कि जो चाइना के जो एक्सप्लोरर्स हुआ करते थे या उनके मर्चेंट्स होते थे, मिडिल एजेस के दौरान वो अपना सामान लेके दूसरे देशों में जाते थे, एक्सप्लोरेशन करते थे, हिस्ट्री के कुछ चीज़ें लिखते थे, उनके बारे में समझते थे, उनकी जानकारी लेके अपने देश वापस जाते थे। तो जो सबसे ज़्यादा जो निर्यात किया जाता था चाइना से वो था सिल्क। चाइनीज सिल्क बहुत ही पॉपुलर था और ये जो मर्चेंट्स होते थे अपने साथ सिल्क ले जाते थे, और क्योंकि वो सिल्क ले जाते थे और वहाँ से दूसरे देशों से सामान खरीद के अपने देश वापस लाते थे, तो दूसरे देशों में इन लोगों का जो जिस सड़कों से आते थे, जो पगडंडी या जिस तरह के रूट्स होते थे, उनका नाम सिल्क रूट दिया गया कि भाई ये चाइनीज आएंगे अपने साथ सिल्क लेके आएंगे। तो ये सब चीज़ जो थी ये मिडिल एजेस के बाद
ये खत्म हो गई। हालांकि सिल्क रूट तो बहुत दूर तक फैले हुए थे, हर देश में सिल्क रूट था, यहाँ तक कि यूरोप भी जाते थे चाइनीज एक्सप्लोरर्स। लेकिन जब शिप्स आए, एरोप्लेन्स आए, तो सिल्क रूट की जो रिक्वायरमेंट थी वो खत्म हो गई, तो धीरे धीरे ये लुप्त हो गए। और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है चाइना की, वो चाहते थे कि हमारे राज्य की ख्याति वापस पुराने ज़माने की तरह हो। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, यहाँ जो करंट प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उन्होंने सितंबर 7 को 2013 में ये अनाउंसमेंट किया कि वो एक वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे ग्लोबली, और ये पुराने सिल्क रूटों को खोज के वहाँ पे पक्की सड़क और इंतज़ाम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, होटल्स वगैरह का, जिससे कि हमारे दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड रूट फिर से कायम हो सके सड़क के ज़रिए, और हम डिपेंड ना करें शिप्स और एरोप्लेन के को हम डिपेंड ना करें। तो इसको सोचते हुए इन्होंने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया, और इसकी अनाउंसमेंट सितंबर 7 2013 को की, आज ही के दिन। आप सब जानते हैं कि ये जो इनिशिएटिव है इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सीज है। जब ये रोड्स पास होंगी तो बहुत सारे कंट्रीज से पास होंगी, इन रोड को का मालिक कौन होगा? बहुत सारे कंट्रीज बोलते हैं कि ये हमारी सॉवरेनिटी के साथ खिलवाड़ है, जो चाइना एक पावरफुल कंट्री है, ये हमारी सॉवरेनिटी को मान्यता नहीं दे रहा है, अपनी सड़कें हमारे कंट्री से निकाल रहा है। इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। तो बहुत सारे कंट्रीज, इनफैक्ट ज़्यादातर कंट्रीज ने ये इनिशिएटिव को होने नहीं दिया है, और सो इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट ग्लोबल इंसिडेंट है जो आज के दिन 2013 में हुआ था। सो दोस्तों, आज के दिन काफ़ी घटनाएं हुई हैं, कुछ नए उपकरण जिससे हमारे समाज को फ़ायदा हुआ है, और कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिससे नुकसान भी हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे कल मिलूंगा इसी प्रोग्राम में, तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।